नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले मोदी जी का सिंहासन क्या सच में हिलने लगा है? मेरे मित्र हैं, एक मैंने ईटीवी में काम किया है, तब से मेरे उनके संबंध हैं। 98 99 आंध्र प्रदेश की राजनीति के बहुत बड़े स्तंभ हैं और मैं मानता हूं कि अगर मुझे दक्षिण की पॉलिटिक्स पे कोई नजर रखने वाला शख्स है, कोई बहुत करीब से सत्ता को जानने वाला शख्स है, तो मेरे वो मित्र हैं। बहुत सीनियर आदमी हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि क्या आपको नई खबर पता है? मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू एक बड़ा खेल करने की प्लानिंग में है। मैं चौंका, मैं कहा चंद्रबाबू नायडू क्यों? उन्होंने कहा कि जब से राजनाथ सिंह ने उनके सबसे बड़े दुश्मन जगन मोहन रेड्डी से बात की है, संपर्क करना शुरू किया है, तब से चंद्रबाबू नायडू सतर्क हो गए हैं। और जिस तरह से ये एसआईआर कराने की कोशिश है और जिस तरह से वो विधेयक लाया गया कि कोई मुख्यमंत्री 30 दिन तक जेल में रहेगा तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, उसने चंद्रबाबू नायडू को यह समझा दिया कि दरअसल उनकी राजनीति अब खतरे में है। उनको समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन लोगों से समझौता किया, जो जो उनके पार्टनर है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको तबाह कर दिया। चाहे वो शिवसेना हो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वाली, बाला साहब ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया और भारतीय जनता पार्टी ने बाला साहब ठाकरे की पीठ में ही छुरा मार दिया। पंजाब में अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी की बहुत मदद करी और आज अकाली दल किस हालत में है ये हम सब जानते हैं। एक के बाद एक राज्य देख लीजिए, नीतीश बाबू को आज भारतीय जनता पार्टी ने उस मुकाम पर पहुंचा दिया। चुनाव तो हो रहे हैं लेकिन नीतीश बाबू सीन से गायब हैं। तो ये सामान्य बात मानी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोग में आया, वो पार्टी, वो दल, वो व्यक्ति तबाह हो गया। तो चंद्रबाबू नायडू को भी समझ में आ गया है कि ये चाहे एसआईआर हो या फिर 30 दिन के अंदर जेल में रहने के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ना हो, ये सारी साजिशें दरअसल उस रणनीति का हिस्सा है, जो रणनीति भाजपा इस बात की तैयार कर रही है कि विपक्ष का कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी राज्य में ना हो। चंद्रबाबू नायडू की टीम बड़े गौर से बिहार के चुनाव पर नजर रखी हुई है कि बिहार में क्या होगा। और दरअसल पर्दे के पीछे चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस से, राहुल गांधी से बात कर रहे हैं। उनके बड़े दुश्मन जगन मोहन रेड्डी ने यह बात का खुलासा भी किया कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में है। और तेलंगाना के सीएम लगातार इस बात का सबूत दे रहे हैं, इस बात के फोटो दे रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू किस तरह तेलंगाना के सीएम के करीब हैं और इस नाते से वे दूत के रूप में राहुल गांधी से बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के कुछ बड़े नेताओं ने कहा कि हमें आपत्ति नहीं है कि अगर चंद्रबाबू नायडू साथ में आ जाएं, तो इंडिया गठबंधन इस बात पर विचार करे कि चंद्रबाबू नायडू को वो देश का प्रधानमंत्री पद सौंप दे। और चंद्रबाबू नायडू अगर मोदी का साथ छोड़ते हैं, तो ये तय माना जाना चाहिए, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर कुछ और दूसरे इंपॉर्टेंट दल, शिंदे भी इसमें शामिल हैं। उद्धव ठाकरे को मनाया जा सकता है कि इस बार शिंदे को अपनी गलती स्वीकार करके आ जाने चाहिए। इंडिया गठबंधन एक बड़ी लड़ाई, बड़ी विचारधारा की लड़ाई जीत जाएंगे, तो उसके बाद छोटी मोटी लड़ाइयों को तो मैनेज कर लेंगे। चंद्रबाबू नायडू अगर एनडीए से हटते हैं, तो निश्चित रूप से मोदी का सिंहासन डगमगाता नहीं है, मोदी की सत्ता चली जाती है। और इंडिया गठबंधन के बड़े भरोसेमंद साथी इस बात का चंद्रबाबू नायडू को भरोसा दिलाने में लगे हैं कि आप आ जाइए, तो आपका सम्मान, आपका मान यहाँ पे ज्यादा होगा। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की ताकत देते रहे, तो आप भी जानिए कि विपक्ष की राज्यों के नाम पर आपके पास भी कुछ नहीं बचेगा। भारतीय जनता पार्टी आपकी भी बैटिंग लगाने में, आपकी भी फील्डिंग करने में जुट गई है। दरअसल ये मामला तब और सुर्खियों में आया जब पता चला कि चंद्रबाबू नायडू की बहुत सारी शिकायतों की फाइलों को फिर से झाड़ा पोछा जा रहा है। ये पुरानी रणनीति है, ये पुराना हथकंडा है कि नेताओं की जो जांचें चल रही हैं, ईडी में, इनकम टैक्स में, वो फाइलें निकाली जाएं, नेताओं को बताया जाए। मायावती के सुर क्यों बदले हैं? मायावती भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिला के मिले, सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, इस तरह का राजनीतिक आलाप क्यों कर रही है? ये बिल्कुल जग जाहिर है। सब जानते हैं कि मायावती को बताया गया कि या तो हमारे साथ आइए वरना आप जेल जाइए। और जेल जाने का डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो चंद्रबाबू नायडू तैयारी कर रहे हैं कि उनका सिंहासन उनके बेटे नारा लोकेश को दिया जाए।
इसकी बात की पुष्टि आंध्र प्रदेश के कई नेता, कई पत्रकार करते हैं कि नारा लोकेश की राजनीति में असली एंट्री चंद्रबाबू नायडू शुरू कराने जा रहे हैं। और ये तो आप तय मानिए कि चंद्रबाबू नायडू ये देश के उन नेताओं में से हैं जो सबसे ज़्यादा बार्गेनिंग की पावर रखते हैं। चंद्रबाबू नायडू उन देश के उन चंद नेताओं में से हैं जो इस बात की भली-भाँति पड़ताल करते हैं कि जब सामने वाले से डील हो, तो सामने वाले की जेब कितनी भारी है और आपको उस जेब से क्या-क्या निकालना है। चंद्रबाबू नायडू को ये संदेशे चले गए हैं, तभी मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरह के बहुत बड़े-बड़े बयान नहीं देते। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार में कहा ये सरकार 6 महीने में गिर जाएगी। तो आखिर ये बातें क्यों होने लगी कि ये सरकार गिर जाएगी? और फिर क्या सरकार के अपने अंदर के मंत्रियों को भी ये महसूस होने लगा कि अब उनकी एनडीए की सरकार जाने वाली है? नितिन गडकरी यूं तो बयान देते रहते हैं, लेकिन उनके बयानों का इस बार जो मतलब था, वो सीधा-सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था। ये सीधा-सीधा इस तरह मोदी के राजनीति पर था कि वो झूठ बोलने का मामला हो, गलत बयानी का मामला हो, नितिन गडकरी ने बहुत तीखा हमला किया। तो ये माना गया कि कहीं न कहीं संघ भी इस बात से नाराज़ है कि मोदी जिस तरह सत्ता का विस्तार कर रहे हैं, जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उसने सब लोगों को पीछे छोड़ दिया है। और कहीं न कहीं इस बात की नाराज़गी ज़ाहिर होने लगी है कि जो पार्टी के अंदर ये बात थी कि संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति नहीं, उस विचारधारा को मोदी की राजनीति ने खत्म कर दिया है। हर जगह सिर्फ़ और सिर्फ़ चेहरा है तो प्रधानमंत्री का, हर जगह बात है तो प्रधानमंत्री की, और जब नारा भी लगाते थे तो वो नारा लगाते थे, एक अकेला सब पर भारी। ये नारा कभी भी भारतीय जनता पार्टी और संघ में स्वीकार नहीं था। संघ और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती थी कि संगठन बड़ा होता है, लेकिन मोदी ने पिछले 11 सालों में ये साफ-साफ कर दिया कि संगठन नहीं, व्यक्ति बड़ा होता है। उनके अंदर ये भ्रम आ गया था, मैं तो भ्रम ही कहूँगा कि भ्रम आ गया था कि वो ईश्वर का दूत हैं और उन्हें किसी खास मकसद के लिए यहाँ भेजा गया है, क्योंकि वो कहते थे कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं साधारण तरीके से पैदा हुआ नहीं हूँ, मैं किसी विशेष मकसद के लिए इस धरती पर भेजा गया हूँ। जब इंसान के अंदर ईश्वरीय बोध आ जाए तो वो 2 लाइनें बहुत सुंदर सी हैं। उनका भाव ये है कि जिन बुतों में आ जाती है खुदा की बू, वो बुत तोड़ दिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री को अंदर भी ये जो ईश्वरीय चाह थी कि वो ईश्वर का दूत है, कहीं न कहीं वो भाजपा और संघ के अंदर बहुत नाराज़गी का विषय बन रही है। चंद्रबाबू नायडू की राजनीति असल में मोदी का पूरा भविष्य तय कर देगी। उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले भी ये बैटिंग की जा रही है और राष्ट्रपति का इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी का आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखना भी चंद्रबाबू नायडू को सता रहा है। उनको लग रहा है कि अगर हमने आंध्र प्रदेश के व्यक्ति को सपोर्ट नहीं किया, तो कहीं न कहीं इस प्रदेश के लोग कहेंगे कि एक बड़ा हमारा व्यक्ति था, उसको आपने सपोर्ट नहीं किया। उधर बिहार में हालात दिन पर दिन खराब हो रहे हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन की मजबूती, राहुल तेजस्वी का जादू और एनडीए के अंदर बिखराव की खबरें बीजेपी को बहुत परेशान कर रही हैं। जो हालात बन रहे हैं उससे लगने लगा है कि शायद बिहार की सत्ता अब एनडीए के हाथ से फिसल जाएगी। और राहुल गांधी और तेजस्वी मिलकर एक बड़ा माहौल तैयार करने में कामयाब हो गए हैं और तेजस्वी यादव कस के तीखे-तीखे हमले करते हैं और उनकी बात कहीं न कहीं तर्कों के संग होती है। सुनवाता हूँ उनके कुछ बयानों की झलकी। ये तेजस्वी यादव का बयान मैं अपनी टीम से कहूँगा किसी कि की भी इस मां बयान को वो अब शब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं, ना ही हम लोगों के संस्कार में ये सबकी माँ होती है, हम सबों की माँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आपके जो 1000 लोगों का जो शोषण जो किए हुए थे, क्या नाम है वो बैंगलोर वाले, रवन्ना, उनके प्रचार में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी, सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई, नीतीश कुमार जी के डीएनए को ऊपर जो है सवाल उठाए गए। मेरे को भाजपा विधायक ने मां बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। भाजपा के प्रवक्ता जो है कई बार जो है महिलाओं का अपमान किया ऑन कैमरा लाइव। जो व्यक्ति हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान
को नंगे घुमाने की बात कर रहा था सड़क पर, उसको भाजपा जो है पार्टी ज्वाइन कराती है, सम्मानित करती है। तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? बताना चाहिए ना इनको। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जब बोलते हैं तो कहाँ थे प्रधानमंत्री? अपने मुंह से ही ना बोला। नीतीश जी को जब डीएनए का गाली दी है तो वो क्या था? देखिए, देश की जनता, बिहार की जनता सब कुछ जानती है, समझती है। ये दिखावटी मिलावटी राजनीति से काम चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी अब तक तो विदेश में थे, कितने दिन हो गए ये बात आए हुए, अब यहाँ आए हैं भारत तो उनको रोना है, विदेश में ठहाके लगा रहे। सरकार के लोग ही बिहार बंद कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री आते तो स्कूल तो ऐसे बंद हो जाता। तो आप देखिए ना, इनके पास कुछ है नहीं मुद्दा। भाजपा डरी हुई है। जो वोटर अधिकार यात्रा में जो जन सैलाब, जन समर्थन, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों का अपार समर्थन जो मिला है, वह इनकी चोरी पकड़ी गई है तो बेचैन है। ये थे तेजस्वी यादव जो कह रहे थे कि जिस तरह का जन समर्थन मिला है उससे भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो गई है। और ये बात तो ठीक है, कहीं ना कहीं बिहार में माहौल तो इन नेताओं ने बदल ही दिया। रोहिणी आचार्य जी जो सबकी बहुत प्रिय हैं बिहार के लोगों की, वो क्या कह रही हैं वो भी बात मैं आपको सुनवाता हूँ। हक नहीं है किसी के माँ बहन को गाली देने के लिए। सेम चीज उनपे भी लागू होता है जब वो अपने मंच पे सोनिया गांधी जी के लिए और जितने भी कांग्रेस की जो महिला लोग थी उनके लिए भद्दी भद्दी बातें बोली गई, उसके लिए तो आज तक प्रधानमंत्री जी ने माफी नहीं मांगा। और रहा बिहार में, बिहार की बेटी को कितना गाली दिया गया इलेक्शन के समय। उन्हीं के पार्टी के हैं उप मुख्यमंत्री, उनका तो नाम भी हमको ठीक से अभी याद नहीं है। सुनते थे पहले मुरेठा बांधते थे कि मुरेठा हम तभी खोलेंगे कि जब नीतीश कुमार को गद्दी से नीचे फेंकेंगे, है ना। सम्राट चौधरी नाम है, तो मुरेठा तो अब नहीं बांधते हैं। नीतीश कुमार तो अभी भी गद्दी पे हैं, तो फिर खुल कैसे गया? वो तो अपनी माँ का सौगंध लिए थे कि हम मुरेठा तभी खोलेंगे जब हम नीतीश कुमार को गद्दी से उतारेंगे। तो वो आदमी इतना भद्दी भद्दी बातें बोला था मुझे, तो आज तक उन्होंने माफी मांगा? भाजपा के नेता लोग ने माफी मांगा? बिहार की बेटी को अपमान हुआ, उसके लिए बिहार की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। और बिहार के डीएनए को प्रधानमंत्री आकर के बिहार में गाली दिए थे, याद है कि नहीं? है ना याद? या पूछ लीजिएगा नीतीश कुमार जी से, कितना लोग अपना डीएनए टेस्ट कराने के लिए दिल्ली भेजा था, तो उसका क्या हुआ? उसके लिए कौन माफी देगा? हाँ, तो उसके लिए बिहार की जनता छोड़ देगी उनको? प्रधानमंत्री जी ने बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले ली। दरअसल बिहार में कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था। बिहार का कुशासन, बिहार के 20 सालों में बिहार की तबाही इस बार बड़ा मुद्दा बन गया था। तो जब भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह के फालतू मुद्दे उठाने में माहिर है। अब सोचिए, राहुल मंच पे नहीं है, तेजस्वी नहीं है, एक सिरफरा आदमी आता है, प्रधानमंत्री जी की माँ के लिए अपशब्द कहता है। बहुत खराब बात है, किसी नेता के लिए माँ के लिए जिक्र नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने पहले भी कहा, वो बेटा क्या जो नोटबंदी में 2000 रुपए के लिए अपनी माँ को, 80 साल की माँ को लाइन में लगवा दे। मुझे बड़ा खराब लगा। मुझे लगा कि जो वो बेटा रिक्शा चलाता हो, वो बेटा क्लर्क हो, वो बेटा बैंक मैनेजर हो, वो मंत्री हो, वो प्रधानमंत्री हो, लेकिन अगर 2000 रुपए के लिए 80 साल की वृद्ध महिला को वो लाइन में लगवाए और फिर इसका प्रचार कराए कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए, इतना सादगी भरा होना चाहिए, जिसकी माँ लाइन में लगी हुई है 2000 रुपए के लिए, जो कभी छुट्टी नहीं लेती। मुझे नहीं पता वो प्रियंका चोपड़ा के संग जब बैठ के गलवहियां करते हैं, बातें करते हैं, उस समय वो छुट्टी पे होते हैं नहीं होते हैं। जिस समय वो फोटोग्राफी कर रहे होते हैं जंगलों में, उस समय वो छुट्टी पे होते हैं नहीं होते हैं। ये ऐसे तमाम किस्से हैं। प्रधानमंत्री जी जब बंगाल में जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का रुख बना के, और वहां के दीदी ओ दीदी कहते हैं, तो उस समय उनको महिलाओं का सम्मान नजर नहीं आता। जब वो कांग्रेस की एक महान नेता सोनिया गांधी, जिसने अपने पति को चिथड़े होते होते देखा, एक गठरी में बांध के अलग अलग अंग लाए, तब भी उसने इस देश को छोड़ना स्वीकार नहीं किया।
कोई कमी नहीं थी, वो विदेश आती, बहुत बढ़िया सेटल हो सकती थी, लेकिन उसने अपने इकलौते बेटे को देखा, भरी ठंड में देखा, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहा है। इसकी सिक्योरिटी कम कर दी गई है, लोग उसके पास आ जा रहे हैं और एक माँ के दिल पे सोच के देखिए, माँ का दिल दहल जाएगा जब बेटे के पास अचानक भीड़ पहुंच जा रही है सिक्योरिटी तोड़कर, तो अपने पति की याद आ जाती होगी कि इसी तरह सिक्योरिटी तोड़कर एक महिला पहुंची थी, बम फट गया था। ईश्वर राहुल गांधी को लंबी उम्र दे, कुछ हम जैसे लोगों की भी उम्र दे दे, क्योंकि वो व्यक्ति देश में मोहब्बत की दुकान खोलने चला है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप उसकी माँ को कह रहे हैं कि कांग्रेस की विधवा, नस्ली विदेशी गाय का बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड थरूर साहब की बेटी की पत्नी के लिए, तो आपको उस पल ख्याल नहीं आता ये भी महिला है। संसद में आप शूर्पणखा कह रहे हैं, तब आपको ख्याल नहीं आता ये भी महिलाएं हैं। और एक ऐसे सिरफिरे ने किसी मंच का इस्तेमाल करके अगर कह दिया, मैं के कार्यक्रम करूं, कार्यक्रम खत्म हो जाए, मैं बाहर आ जाऊं, मेरा माइक लेके कोई व्यक्ति कह दे, तो क्या मैं दोषी हूं? और ये इतना बड़ा मुद्दा है प्रधानमंत्री जी, जिसको आप बिहार बंद कर रहे हैं, बिहार बंद का आह्वान दे रहे हैं, क्योंकि दरअसल बिहार के लोग समझ गए हैं कि आपने बिहार में बहुत भयंकर झूठ बोले हैं। बिहार में उद्योगों के नाम पे आपने झूठ बोला। आपने कहा बिहार में उद्योग मिलेंगे, लेकिन उद्योग लगे गुजरात में, और ये कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं, अयोध्या के मंदिर के निर्माण से अयोध्या की जमीनों के बंटवारे तक, अब जमीनों में खेल तक, साइकिल स्टैंड से लेकर बड़े-बड़े ठेकों तक, काशी के मंदिर के निर्माण में विश्व लेकर प्रसाद बाँटने तक, जिस तरह गुजरातियों ने कब्जा किया है, उसमें हम लोग तो कहते हैं कि घंटा बजाएगा यूपी बिहार का भाई, माल कमाएगा गुजराती भाई। तो ये बात भी वहाँ पे उठने लगी है कि गुजरात के लोगों को आप फ़ायदा पहुँचाते हैं, बिहार के लोगों को आप सपने दिखाते हैं। बिहार को लेके पिछले चुनाव में आपने जो वादे किए थे, उसमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ, ये विपक्ष कह रहा है। तो प्रधानमंत्री जी के पास इन बातों का जवाब नहीं है, तो बंद हो रहा है इस बात को लेकर कि साहब माँ के लिए अपमानित कर दिया गया। यानी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा माँ है। राहुल गांधी ने वीडियो जारी करके कहा कि पंजाब में सबसे भयंकर बाढ़ आई हुई है। कुछ मुद्दों, इन मुद्दों पर देखिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री इतने रोते क्यों रहते हैं, और मैं भी बड़ा हैरान हूं कि आखिर प्रधानमंत्री इतने रोते क्यों रहते हैं। प्रधानमंत्री 140 करोड़ की हमारे भारत की महान जनता का प्रतिनिधि होता है। क्या देखती हो दुनिया की, ये तो प्रधानमंत्री हर समय रोता रहता है। नोटबंदी करने के बाद कहा कि अगर मेरा फैसला हो तो चौराहे पे मुझे 4 जूते मार देना, लठ मार देना, सारी भाषा बोलते रहते हैं वो। तो क्या नोटबंदी सक्सेस हो गई? आप अब नोटबंदी का नाम क्यों नहीं लेते? आप जीएसटी का नाम क्यों नहीं लेते? और छोड़िए, अब बिहार के चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों नहीं लेते? बिहार बंद कराया जाना चाहिए था कि ऑपरेशन सिंदूर पे हम बिहार बंद करा रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना विपक्ष कर रहा है, इतनी कह के कर देते। ऑपरेशन सिंदूर का आप नाम भी नहीं लेते, क्योंकि ट्रंप ने बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम में आपने देश के संग कितना बड़ा खिलवाड़ किया है। पाकिस्तान जैसा पिद्दी जैसा देश, पूरी दुनिया को आपकी गलत नीतियों ने, पूरी दुनिया को उसके साथ खड़ा कर दिया है। कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं सुप्रिया शीनेत, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। आने वाले जो सरगना हैं वो फिर से फेक न्यूज फैला रहे हैं। मुझे लगता है पवन जी ने ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दी है कि उन्होंने ऑलरेडी आवेदन दे दिया था कि मेरा वोट वहां से हटा के अब जो वहां पे परमानेंट रहते हैं वहां पर कर दिया जाए। क्यों नहीं किया? और ये तो अक्षमता, ये तो इनएफिशिएंसी और इनकॉम्पिटेंस इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था? इलेक्शन कमीशन के बीएलओ क्या कर रहे थे? बीएलओ दफ्तर में बैठकर पर्ची भरते क्या? ये पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है, क्योंकि अगर बीएलओ उस एड्रेस पे गया रहता, पुराने एड्रेस पर जहां का उन्होंने आवेदन दिया हटाने का, तो उसको पता चल जाता। यही तो हम भी कह रहे हैं कि बीएलओ घर भर बैठकर पर्चियां भर रहे हैं, वो इसीलिए जिंदा लोगों को मृत और मृत लोगों को जिंदा किए दे रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है, पवन जी ने इस पर बिल्कुल अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। और असल में जो अमित मालविया जी या उनके जो बाकी भाजपाई कह रहे हैं, वो प्रूफ करता है वही बात जो कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वोट के साथ धांधली का काम तो इलेक्शन कमीशन खुद कर रहा है। और जहां तक उनकी पत्नी की बात है, पोलिंग स्टेशन विधानसभा में एक और लोकसभा में दूसरा बिल्कुल हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी वाले वही काम कर रहे हैं जो हम कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की इनकॉम्पिटेंस है। जब लोगों ने आवेदन दे दिया, आपने नहीं हटाया, तो ये आपकी इनकॉम्पिटेंस है, हमारी कैसे बात है? और मुझे लगता है पहले अनुराग ठाकुर ने और अब अमित मालविया को तो हमें साधुवाद करना चाहिए कि आप हमारी ही बात को बढ़ा रहे हैं, आप हमारी ही उस बात को बढ़ा रहे हैं जब हम कहते हैं कि अनियमितताएं इलेक्शन कमीशन के चलते हैं। सुप्रिया शेनेती जो कह रहे हैं चुनाव आयोग पे सवाल उठा रही हूँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कहना नहीं चाहिए, संवैधानिक पद है वो,
देखिए, मैंने इतने जीवन में इतना नाकारा और इतना नपुंसक चुनाव आयोग नहीं देखा। तो ज़ाहिर है ये सारी बातें अब सोशल मीडिया में चर्चा का विषय है और कहीं न कहीं ये साहब की कमज़ोर होती हालत बता रही है। जब गडकरी उनके खिलाफ बयान देने पे आ गए हैं, राजनाथ सिंह भी कुछ चालें चलने में लगे हैं और ये बात बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उस तूफ़ान की आहट महसूस कर रहे हैं, तो तूफ़ान बहुत पहले आ जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र खत्म हो रहा है और जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो चाहते हैं कि अब गुजरात लॉबी से उन्हें छुटकारा मिले। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं? मुझे आपकी राय भी जानना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और जॉइन करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।